तो आइए देखते हैं इस लेक्चर को। ये जो लेक्चर है, जो मैंने सेकंड लेक्चर अभी आपको भेजा था समावेशी शिक्षा जिसमें हमने पढ़ी थी, ये उससे संबंधित ही लेक्चर है। ये भी समावेशी शिक्षा से संबंधित ही है। ये ज़्यादातर ये सवाल है जो समावेशी शिक्षा के ये 4 नंबर में ज़्यादा पूछता है। पर माना कभी 16 नंबर में पूछ बैठे कि भाई समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा के सामने कौन सी चुनौतियाँ हैं, या फिर समावेशी शिक्षा इसके अलावा जो सवाल है कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत कौन कौन से हैं, माना 16 नंबर में पूछे तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर 4 नंबर में पूछे गए सवाल है, इसलिए इसको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा तो आपने समझ लिया था भाई समावेशी शिक्षा क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है, समावेशी शिक्षा के प्रतिमान क्या हैं। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा के सामने बाधाएं क्या हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन सी बाधाएं हैं, ऐसी क्या समस्याएं हैं जो समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। तो देखते हैं। आज आधुनिकता और विज्ञान का युग है और संविधान हमें समानता का अधिकार प्रदान करता है, किंतु समावेशी शिक्षा के सामने आज भी अनेक बाधाएं हैं। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं समावेशी शिक्षा के सामने? तो पहली चुनौती है वो है भौतिक बाधा। भौतिक बाधा का मतलब होता है कि आज भी कई सारे स्कूलों में जो बच्चे दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके जाने के लिए उनकी सुविधाएं नहीं होती है। यानी सीढ़ी बनी हुई है, रैंप, रैंप समझते हो? रैंप का मतलब होता है ऐसे नहीं होता, सीढ़ी बनी होती है, रैंप कहते हैं इसको। तो ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं आज भी। ठीक है, सीढ़ियाँ होंगी तो भाई सीढ़ी में वो उसको व्हील चेयर में कैसे जाएगा वो। तो भौतिक बाधा, बहुत सारी भौतिक बाधाएं होती हैं। समाज रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आज भी समाज ऐसे बच्चों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, तो ये भी बाधाएं हैं। उनको मतलब बोझ मानता है, स्कूल में नहीं भेजना चाहता है। तो समावेशी शिक्षा में एक बैरियर का काम कर रही है। स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं हैं। कई सारी दिव्यांग जो बच्चे होते हैं वो बीमार रहते हैं, जिसके कारण माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं कि यार बच्चा स्कूल में जाएगा और बीमार पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, अनपढ़ रहे, घर पे ही रहे। तो ये भी समावेशी शिक्षा की मार्ग में एक बाधा है, चुनौती है। अगला है अभिभावकों का दिव्यांग बच्चों के प्रति कम लगाव होता है। कुछ माता पिता आपको समाज में ऐसे भी दिखेंगे जो कम लगाव रखते हैं अपने दिव्यांग बच्चों के प्रति। हालांकि कुछ तो बहुत अधिक लगाव रखते हैं, लेकिन कुछ, भाई समाज में कई प्रकार के लोग हैं, तो कुछ उनको बोझ ही मानते हैं कि यार ये बेकारी पैदा हुआ, जीवन भर हम पर बोझ बना रहेगा, तो क्या क्या ही पढ़ाऊँ इसको, क्या ही कर लेगा पढ़ के, तो स्कूल नहीं भेजते हैं। तो ये भी समावेशी शिक्षा की मार्ग में आने वाली बाधा है। पाठ्यक्रम संबंधी बाधाएं हैं। अनेक प्रकार के जो पाठ्यक्रम होते हैं वो हम सामान्य बच्चों को आधार बनाकर ही बनाते हैं, तो पाठ्यक्रम उनके अनुरूप नहीं बन पाता है, तो इसके कारण भी बाधा होती है। शिक्षक संबंधी बाधाएं होती हैं कई सारी, कि कई सारी समावेशी स्कूल तो आपने बना दिए, लेकिन उन स्कूलों में कोई विशिष्ट शिक्षक ही नहीं है, एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है, बच्चे ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, तो शिक्षक संबंधी बाधाएं। और गरीबी और आर्थिक अक्षमता भी एक कारण है कि आज हमारे देश में कई सारी गरीबी के कारण भी लोग अपने बच्चों को स्कूल आदि नहीं भेज पाते हैं ना। तो समावेशी शिक्षा के मार्ग में कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी बाधाएं हैं, तो ये 7 पॉइंट हमें समझने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक बाधा क्या है। समावेशी शिक्षा के सामने आने वाली पहली बाधा भौतिक बाधा है, जिससे दिव्यांग बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। विद्यालय में उचित सीढ़ी नहीं होती है, व्हील चेयर का अभाव होता है, सड़कों पर कहीं गड्ढे होते हैं, कहीं सड़क नहीं होती है। ऐसी अनेकों बाधा होती हैं जिनके कारण एक दिव्यांग व्यक्ति शिक्षा प्राप्त से वंचित रह जाता है। तो क्या समस्या है कि भाई आपने समावेशी शिक्षा मतलब कॉन्सेप्ट तो लेके आ गए आपने स्कूल भी बना दिए हैं, लेकिन भाई जो बच्चा घर से स्कूल तक आएगा, रोड नहीं है, कहीं पर बीच बीच में गड्ढे हैं, वो व्हील चेयर नहीं चल पाती है। ये स्कूल में रैंप नहीं बनाया आपने, रैंप समझते हो? जैसे एक सीढ़ी होती है ना, जैसे ऐसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी होती है, तो कई जगह आपने रैंप देखा होगा, ऐसे ऐसे मोड़ की सीधे बनी होती है। ठीक है, इसको रैंप कहते हैं, इसमें व्हील चेयर चल सकती है। तो कई स्कूलों में ऐसी सुविधा नहीं होती है, तो इसे कहते हैं भौतिक बाधा। यानी बहुत सारी भौतिक बाधाएं हैं जिसके कारण कई सारे बच्चे जो विकलांग बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। भले ही आप चाहते हो कि वो स्कूल जाएं, लेकिन भौतिक बाधाएं होती हैं जो उनको मतलब समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है। तो पहला समझा आपने कि भौतिक बाधा का मतलब क्या है, कि सामान्य सी बात है जो हमें दिख रही है, कहीं गड्ढे हैं, स्कूल में रैंप नहीं है, व्हील चेयर की सुविधा नहीं है, सड़कें ठीक नहीं बनी हुई हैं, तो इस कारण से कई सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं कि यार मैं कहीं गिर जाऊंगा या सुविधा नहीं है, तो इससे अच्छा इस घर पे ही रहूं, तो स्कूल में नहीं जा पाता, समावेशी शिक्षा का वो अंग नहीं बन पाता है। अगला देखेंगे हम, वो है समाज का रूढ़िवादी दृष्टिकोण। समाज में आज भी अनेक ऐसे लोग हैं जिनका दृष्टिकोण विकलांग लोगों के प्रति नकारात्मक होता है। वे इन बच्चों को समाज पर बोझ मानते हैं, उनसे ठीक से बात नहीं करते हैं, उनसे मुंह फेर लेते हैं और स्कूल आदि भेजने के लिए भी मना करते रहते हैं। इस कारण से विशिष्ट बालक विद्यालय नहीं जा पाते, जो समावेशी शिक्षा में एक मुख्य बाधक होता है।
तो समाज का रूढ़िवादी दृष्टिकोण का मतलब यही है कि समाज के कई ऐसे लोग हैं जो इन लोगों को आज भी बोझ मानते हैं, और ये सच भी है। भले ही हम कितना भी सहानुभूति संवेदना लग दे एक दिव्यांग व्यक्ति के प्रति, लेकिन मैंने कई बार कहा कि जब भी कभी ऐसी कुछ बात आ जाए ना आन बान शान पर, तो सबसे पहले आप उसके एक कमज़ोर पॉइंट पर ही प्रहार करते हैं। ए लूले, ए लंगड़े, ए मतलब गांव में तो कई बार जो कमज़ोर मतलब जैसे जो अपाइज होता है तो अपाइज का नाम ही डूना रख देते हैं। देखा आपने? जैसे हमारे एक पप्पू चाचा का नाम है, पप्पू चाचा ना, तो पप्पू चाचा थोड़ा अपाइज है पाँव से, तो उसका नाम ही डूना है। अब डूना का मतलब समझ रहे हो? डूना डूना बोलते हैं। हमारे गांव में एक और भी 2 डूने हैं, तो उसका हाथ ही नहीं है बेचारे को, तो वो भी डूना है। उसका वैसे नाम प्रेम है, इसका नाम पप्पू है, लेकिन लोग डूना के नाम से जानते हैं। हालांकि आज लोग कम बोलते हैं डूना डूना, लेकिन जब तक हम स्कूल पढ़ते थे हम डूना ही बोलते थे, और वो भी हाँ हाँ ही बोलता था, क्योंकि लोगों ने उसी आधार पर नाम रख दिया कि लंगड़ा है तो डूना डूना बोलो इसको। तो क्या है, आज भी लोग इस नज़र से देखते हैं अपाहिजों को। तो वही कह रहे हैं कि भाई समाज का रूढ़िवादी दृष्टिकोण है। समाज में कई सारे ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक विचारधारा इनके प्रति रखते हैं, ऐसा मानते हैं कि भाई समाज पर ये बोझ हैं, बेकार हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं। कई बार आपने देखा होगा अपाहिज व्यक्ति जा रहे तो दूसरा उधर से आ रहा तो मुंह फेर लेता है। तो इस प्रकार का दृष्टिकोण है जो इसके कारण भी वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। समाज ऐसा नज़रिया रखता है जिसके कारण वो घर पे रहना पसंद करते हैं कि यार क्या ही जाऊँ मैं, लोग ठीक से बात नहीं करते। तो रूढ़िवादी दृष्टिकोण ये भी है, बाधा उत्पन्न करती है समावेशी शिक्षा में। वो स्कूल नहीं जा पाते, समावेशी शिक्षा नहीं मिल पाती उनको। तीसरी जो समस्या वो स्वास्थ्य संबंधी बाधा है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, इसके चलते ना तो बच्चा स्कूल जाना चाहता है और ना ही माता पिता की उन्हें स्कूल भेजने की इच्छा होती है। इसके कारण भी समावेशी शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, स्वस्थ बच्चा भी हो सकता है और विकलांग भी हो सकता है। मान लें कोई विकलांग व्यक्ति ही है और बीमार ही रहता है, ठीक है, विकलांग भी है शारीरिक रूप से और बीमार भी रहता है, तो हमेशा वो सोचता है कि क्या ही स्कूल जाऊँ, ना तो उसका खुद मन जाने का है, और माता पिता भी ये सोचते रहते कि यार स्कूल भेजेंगे तो वहाँ बच्चे इसको चढ़ाएंगे, या ये बीमारी पड़ा है स्कूल में सुविधाएं नहीं है, तो इससे अच्छा घर पे ही रह लेगा यार, क्या मतलब जो नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या वो जीवन नहीं चलाते हैं या उनका जीवन नहीं होता, इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हम भी तो ऐसा सोचते थे कि कोई बात नहीं है, ना पढ़े भले ही जिंदा तो रहेगा, भले ही गाय चरा लेगा, है ना। तो ये भी इस प्रकार की धारणा होती माता पिता की, कोई बात नहीं है घर पे रह लेगा। तो स्वास्थ्य संबंधी कारण से भी नहीं जा पाता स्कूल, और वो फिर बाधा है एक प्रकार को भी। अभिभावकों का दिव्यांगों के प्रति कम लगाव। समाज में कुछ ऐसे माता पिता भी हैं जो अपने दिव्यांग बच्चों के प्रति कम लगाव रखते हैं। ऐसे बच्चों को वे खुद पर बोझ मानते हैं, वे सोचते हैं कि पूरा जीवन इसकी देखरेख करनी पड़ेगी। इसी नकारात्मक प्रवृत्ति के चलते हुए अपने अपंग बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। इसमें भी समावेशी शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। तो मतलब सभी माता पिता तो नहीं है, लेकिन अगर मैं देखूं तो क्या समाज में कुछ ऐसे माता पिता नहीं मिलेंगे आपको जो अपने दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं? भाई बिल्कुल रखते हैं भाई, हज़ारों प्रकृति के ऐसे दिखेंगे आपको। कई सारे ऐसे होते अपने बच्चे को मार देते हैं, ये तो है ना। तो मतलब ये है तो नहीं ऐसी, मतलब तुम हो तो मान लो तुम कहते हो यार ऐसा तो नहीं होता होगा, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि तुम्हारी विचारधारा सब पे लागू हो। हज़ारों ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनको मतलब मलाल नहीं रहता है, ऐसे सड़कों पर छोड़ देते हैं। कई बार देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो कूड़ेदान में कहीं मिल रहा है, कहीं किसी ने फेंक दिया है, तो इसका मतलब लगाव नहीं है ना उनका उनके प्रति। तो ऐसे माता पिता भी हैं समाज में। तो माता पिता बोझ मानते हैं कि जीवन भर बच्चे को हमको पालना पड़ेगा, इससे बेहतर है घर पे रहे, मरे बच्चे जो करना करे, मतलब ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं। तो जब उनको उनके प्रति लगाव ही नहीं है तो स्कूल भेज कर क्या करेंगे, इस लोग स्कूल नहीं भेजते हैं, बच्चों को घर पे ही रहते हैं, ठीक है। तो ये भी है, अभिभावकों का दिव्यांग बच्चों के प्रति थोड़ा कम लगाव भी होता है। ये सब जरूर याद रखना, कुछ कुछ लिखना, ठीक है, सभी नहीं। सभी लिख दोगे तो फिर तो ये बेकार हो जाएगा सेंटेंस की, भाई ऐसा कहाँ है। कुछ ऐसे हैं, मतलब 100 में से 1-2% तो मिल ही जाएंगे, ज़्यादा ही मिलेंगे वैसे तो ये भी हमने देख लिया कि भाई ये भी उसके मार्ग में आने वाली एक प्रमुख बाधा है। अगला है पाठ्यक्रम संबंधी बाधाएं। आज हम भले ही आधुनिक युग में जी रहे हों और शिक्षा का आविष्कार एक मौलिक अधिकार हो, फिर भी अनेकों ऐसी समावेशी विद्यालय हैं जहां विशिष्ट बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम नहीं होता है। उन्हें भी उन्हीं पाठ्यक्रम को पढ़ना पड़ता है जो सामान्य बच्चों के लिए बनाया गया हो। इसके कारण विशिष्ट बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, माता पिता उन्हें विद्यालय नहीं भेजते हैं, जो समावेशी शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, पाठ्यक्रम संबंधी बाधाएं हैं। कल्पना करो अपने ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल की, गांव का एक सरकारी स्कूल, उसी स्कूल में सब पढ़ रहे हैं, एक लूला लंगड़ा भी पढ़ रहा है, जिसकी आंखें कमज़ोर है वो भी पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं। तो क्या आपने उन ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में ऐसा देखा कि एक विशिष्ट शिक्षक है, एक सामान्य शिक्षक है, अलग से कुछ बना हुआ है? कोई ऐसा प्रावधान नहीं है।
जो हमारे गांव के स्कूल होते हैं वो भी समावेशी स्कूल ही होते हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं ना उसमें, तो समावेशी स्कूल के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है, चाहे सरायखेत का स्कूल हो चाहे कहीं का भी स्कूल हो। तो ये क्या दिखाता है कि भाई कहाँ है वहाँ सुविधाएं, आपने एक जैसा पाठ्यक्रम बना दिया है। जो मंदबुद्धि बालक है उसको भी उसी पाठ्यक्रम को पढ़ रहा है, लूला लंगड़ा भी उसी को पढ़ रहा है, हम जैसे सामान्य भी उसी को पढ़ रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम संबंधी बाधाएं होती है। भले ही आपने शहरी क्षेत्र में ऐसा बना दिया हो, लेकिन दूर दराज के क्षेत्र में तो आज भी नहीं है ये। तो यही कहना चाहते कि पाठ्यक्रम संबंधी बाधा कि भले ही हम आधुनिक युग में जी रहे हो, शिक्षा का मौलिक अधिकार है आज, फिर भी अनेक ऐसे समावेशी विद्यालय हैं जहां आप ऐसा लिख सकते हो, फिर भी दूर दराज के क्षेत्रों में ऐसे अनेक समावेशी विद्यालय होते हैं जहां विशिष्ट बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम नहीं होता, कोई विशेष पाठ्यक्रम नहीं, वही पाठ्यक्रम पढ़ रहा है जो सामान्य बच्चों के लिए है, उन्हें भी उसी पाठ्यक्रम को पढ़ना पड़ता है जो सामान्य बच्चों के लिए होता है ना। इसके कारण भी विशिष्ट बच्चों में ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और माता पिता भी विद्यालय नहीं भेजते कि छोड़ यार क्या ही भेजना उनको विद्यालय, क्योंकि कोई विशेष सुविधा उनके लिए है नहीं वहाँ पर। तो ये भी हमने देख लिया है, पाठ्यक्रम संबंधी बाधा भी देख ली जो समावेशी शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। अगला है शिक्षक संबंधी बाधाएं। समावेशी शिक्षा का प्रावधान है कि समावेशी विद्यालयों में सामान्य शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों होने चाहिए और विशिष्ट शिक्षक विशिष्ट बालकों पर ध्यान देगा, उन्हें अपने विशिष्ट उपकरणों आदि से समझाने का प्रयास करेगा। ये तो हमने पहले भी पॉइंट देखे जो प्रतिमान पढ़ा रहे थे कि भाई एक विशिष्ट अध्यापक होगा, सामान्य अध्यापक होगा और विशिष्ट अध्यापक विशिष्ट बालकों पर नज़र रखेगा, कई सारे उपकरण के साधे से पढ़ाने का समझाने का प्रयास करेगा। किंतु आज भी ऐसे दर्जनों विद्यालय हैं जहाँ विशिष्ट शिक्षक नहीं होता है, या होता भी है तो पूर्णतः प्रशिक्षित नहीं होता, जिसके कारण विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है कि भाई ऐसे कई सारे स्कूल हैं हमारे हिंदुस्तान में जो समावेशी भले ही हों, लेकिन वहाँ एक ही टीचर है, सामान्य टीचर है और वही सबको पढ़ा रहा है, या फिर विशिष्ट टीचर है भी तो ऐसा टीचर है जिसको खुद नहीं पता कुछ, कोई अनुभव नहीं है, ऐसी मतलब बन गया टीचर, प्रशिक्षित नहीं है और इस प्रकार बच्चों में नज़र रखता है, तो जिसके कारण भी बच्चे पसंद नहीं करते स्कूल में आगे जाना। तो ये भी है, शिक्षक संबंधी बाधाएँ भी आपने देख ली है। इसमें और भी जोड़ सकते हैं, शिक्षक संबंधी बाधा में और भी थोड़ा लिख सकते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि शिक्षकों का जो इस प्रकार के दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके प्रति थोड़ा नकारात्मक दृष्टिकोण भी होता है, ठीक से बात नहीं करना, ठीक से नहीं समझाना, प्यार नहीं करना, ऐसा होता है कई बार। ठीक है, मतलब कई बार होता है ना कि कोई गोलू मोलू सा बच्चा है तो शिक्षक ज़्यादा प्रेम कर रहा है और कोई दिव्यांग है, मंदबुद्धि है तो उसको थोड़ा हीन भावना रख रहा है उसके प्रति। तो शिक्षक संबंधी बाधा ये भी तो हो सकती है कि भाई शिक्षक ठीक से लगाव नहीं रख रहा, इसके कारण बच्चा स्कूल ही नहीं जाना चाहता कि मैडम डांटती है, मारती है, गुस्सा करती है। तो ये संबंधी समस्या भी शिक्षक संबंधी बाधा में आ जाएगी। जब मान ले बढ़ाना हो कोई पॉइंट, मान लें यही पॉइंट आ गए 16 नंबर में, तो इसी को बढ़ा दो, लंबा चौड़ा लिख दो। गरीबी, आर्थिक अक्षमता के कारण भी माता पिता अपने दिव्यांग बालकों को विद्यालय नहीं भेजते हैं, जिसके कारण भी समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो गरीबी भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में। जो गरीब माता पिता होते हैं वो यही कहते हैं कि यार कोई बात नहीं है, क्या ही भेजना, बच्चे को घर पे रहेगा। और एक और कारण जोड़ सकते हैं आप इसमें, वो है, इसको लिख लेना, अपने पॉइंट से लिख लो, वो अच्छा पॉइंट है, मुझे याद आ रहा है, वो है अशिक्षा। ठीक है, 8वां पॉइंट में लिखना है इसको, अशिक्षा। अशिक्षा बहुत बड़ा कारण है। कई सारे ऐसे माता पिता हैं ना जो अशिक्षित हैं, ज्ञान का ज़्यादा महत्व नहीं जानते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं है कि घर पे रहेगा, कोई बात नहीं, ज़्यादा बच्चे होंगे तो घर पे रहेंगे, ज़्यादा काम करेगा, पढ़ के क्या होगा, खेतों में काम कर लेगा, रेहड़ी पे काम कर लेगा। तो अशिक्षा भी एक बहुत बड़ी बाधा है आज समावेशी विद्यालय में बच्चों को ना भेजने के लिए। ये पॉइंट लिख लेना, शिक्षा को, अच्छा पॉइंट है, क्योंकि एक शिक्षित माता पिता होगा तो शिक्षा का महत्व जानेगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि जो सारे अशिक्षित होते हैं वो शिक्षा का महत्व नहीं जानते, लेकिन कई सारे ग्रामीण परिवेश में ऐसे भी लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, खेतों में काम कर लेगा, हल चला लेगा, गाय बकरी पाल लेगा, क्या ही करेगा पढ़ लिख के। तो जितना अशिक्षित होगा उतना ही शिक्षा के प्रति लगाव कम रखेगा। यही कारण है हमारे देश में शिक्षा के प्रति लगाव कम रखते हैं लोग। ठीक है, तो ये था समावेशी शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाएं। ऐसी कौन कौन सी बाधाएं हैं जो समावेशी शिक्षा के मार्ग में चुनौती पैदा करती है। सबसे पहले भौतिक बाधा। भौतिक बाधा यानी पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, सड़कें ठीक से नहीं है, रैंप नहीं बनी हुई है, व्हील चेयर की समस्या है, आने जाने में समस्या होती है बच्चे को, इसलिए वो स्कूल में नहीं जाना पाता। स्कूल का यहाँ पर समावेशी स्कूलों की बात हो रही। ठीक है, समावेशी शिक्षा की बात कहाँ, तो समावेशी स्कूल में, और समावेशी स्कूल में विशेष फोकस किसको कर रहे हैं, विशिष्ट बालक को। भाई सामान्य बालक को क्या समस्या हो सकती है, कोई बात नहीं, तो ये पूरा का पूरा जो विषय है हमारा ये विशिष्ट बालकों पर ही ज़्यादा आधारित है। ठीक है, उनका ही समावेशन करना है। भाई सामान्य बालक की थोड़ी बात होती है, हर जगह विशिष्ट बालक की हो रही है, तो भौतिक समस्या का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। समाज का रूढ़िवादी दृष्टिकोण भी उनके प्रति है कि समाज बोझ मानता है, ठीक से बात नहीं करता, और मतलब नकारात्मक दृष्टिकोण से इस प्रकार के बच्चों को देखता है। नतीजन ये बच्चे खुद भी नहीं चाहते कि यार मैं बाहर निकलूँ,
या कई सारे होते, जाना नहीं चाहते मतलब, क्योंकि हर समय कोई टोकेगा, वो लंगे, वो लूड़े, वो बहरे या कुछ भी बोलता रहेगा तो बच्चा सोचता है घर में ही रहूँ यार, क्या ही करना, बाहर लोग टोकते हैं रोकते हैं, मतलब निराशा होती है बच्चे को। तो ये भी बाधा होता है, नहीं जाना चाहता स्कूल में, नहीं पढ़ पाता। स्वास्थ्य संबंधी बातें तो मैंने देखा कि यदि बच्चा बीमार ही रहता है, मान लिया अपंग भी है और बीमार भी पड़ा है, तो फिर वो खुद सोचता है कि क्या ही जाऊँ स्कूल। मतलब अब कल्पना करो ना कि कोई लूला लगना, मान लिया पूरा आधा शरीर उसका ख़राब हो रखा है और वो बहुत ज़्यादा बीमारी रहता है, मतलब बुखार ही रहता है उसको, ज़्यादातर नमूनिया हो रखा है, तो क्या वो जाएगा स्कूल में पढ़ने के लिए? वो सोचे क्या ही करूँ पढ़ लिख के यार, दिन भर तो वहाँ वैसे ही बैठे रहना है, हर बच्चा टोकता रहेगा इस प्रकार के, तो मास्टर भी ठीक से देखेगा नहीं, डांटता रहेगा, तो क्या ही जाऊँ। तो खुद भी नहीं जाना चाहता, माता पिता भी नहीं भेजते कि कोई बात नहीं, जिंदा रहेगा तो घर पे ही रह लेगा, क्या ही जाएगा स्कूल। अभिभावकों का दिव्यांग बच्चों के प्रति भी कम लगाव, तो कुछ अभिभावकों का ऐसा सोचते हैं कि भाई बोझ है, जीवन भर पालना पड़ेगा, इससे अच्छा कोई बात नहीं, क्या ही करे, पढ़े लिख के घर पे रहेगा, जब तक जिंदा रहेगा देख लेंगे, तो कम ध्यान देते हैं कुछ। वैसे तो कई सारे ऐसे माता पिता होते हैं कि ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो उनका कमज़ोर बच्चा होता है उस पर। वैसे पिता का दृष्टिकोण थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन माता का दृष्टिकोण दिव्यांग बच्चे के प्रति ज़्यादा लगाव होता है। मतलब एक स्वस्थ बच्चा है और एक दिव्यांग बच्चा है ना, तो माता बहुत अधिक पैम्पर प्यार दिव्यांग को ज़्यादा करेगी। हो सकता है पिता का दृष्टिकोण इसके प्रति ज़्यादा हो। ये कुछ समय पहले मैं यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था, एक कोई महिला थी, तो उसका बच्चा था, मतलब दिव्यांग टाइप का बच्चा था मेरे ख्याल से उसका, ठीक है। तो उसके मतलब बड़ा हो गया था 6-7 साल का, तो उसके पति ने क्या बोला कि काम करते हैं इसको मार देते हैं और दूसरा बच्चा पैदा कर लूँगा मैं। तो इस महिला ने इस कारण इसको तलाक दे दिया था कि कोई नहीं, तू अपने यहाँ पर आग लगा, मैं पाल लूँगी अपने बच्चे को। तो उसने फिर इसको पालती रही हो, और ये फिल्म भी बनी इस पर एक किसी बात पे, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रही कौन सी ऐसी मूवी है जिस पर ऐसा पूरी मूवी की मूवी बनी थी कि मतलब पति ऐसा चाहता था कि मार देंगे बच्चे को, तो माता ने उसको ही तलाक दे दी कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। ये किसी मूवी का डायलॉग, मतलब किसी मूवी का यार, हाँ ऐसा कुछ सीन है, ठीक है। तो वास्तविकता भी जीवन में ऐसी कि दिव्यांग बच्चे, मैंने कहा माता का लगाव है, लेकिन सभी माता थोड़ी है, संसार में एब्सोल्यूट वर्ड थोड़ी है कि सभी माता लगाव ही रखती है। भाई ऐसी कई माताएं भी होंगी जिनको ठीक नहीं लगता होगा। पाठ्यक्रम संबंधी बाधाएं होती हैं, तो भाई दूर दराज के ऐसे समावेशी विद्यालय तो आपने बना दिए, लेकिन पाठ्यक्रम उन बच्चों के लायक ही नहीं बनाया आपने। अनपढ़ बच्चों के लिए जो कम देखते हैं उनके लिए वहाँ तो ब्रेल लिपि का प्रयोग नहीं है, टैप रिकॉर्डर नहीं है, आप वो जो मैग्नीफाई जो मैंने पता था कांच सा होता है वो नहीं है स्कूल में, लाइब्रेरी नहीं है। तो ऐसी क्या, अब कल्पना करो ना, हमारे गांव के स्कूल में क्या ऐसा कुछ था? वहाँ जो मान लिया कोई जो अंधा बच्चा आ जाए तो उसके लिए ऐसी कुछ सुविधा थी वहाँ पढ़ाने के लिए? या टैब रिकॉर्डर करता था गुरुजी? कुछ नहीं करता था। या सहायक टीचर या विशेष अध्यापक था? कोई नहीं था। लेकिन स्कूल भी तो समावेशी था वो, है ना। तो यही समस्या भी है। शिक्षक संबंधी बाधाएं होती हैं। भाई शिक्षक संबंधी कई सारी बाधाएं कि एक ही शिक्षक सबको पढ़ा रहा है, या कई बार शिक्षक बच्चों के प्रति ही नकारात्मक दृष्टिकोण रख रहा है। मतलब जैसे वैसे बच्चे हैं उनको डांट रहा है, धमका रहा है, बार बार इंस्ट्रक्शन, तो बच्चा भी सोचता है कि यार डांटता रहता टीचर। गरीबी, आर्थिक क्षमता की गरीब माता पिता नहीं भेजना चाहते। और अंत में एक पॉइंट मैंने 8वां लिखाया था, वो था अशिक्षा। अशिक्षित माता पिता भी कई बार ऐसा सोचते हैं कोई बात नहीं घर पे रह लेगा, तो नहीं भेजते। तो ये सामाजिक शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं। 4 नंबर में ज़्यादा सवाल पूछता है। 4 नंबर पूछे तो एक एक लाइन का लिख देना है पॉइंट लिख के, और उनके पीछे एक्सप्लेन। और 16 नंबर में पूछे तो पूरा लिख दो फिर तो, क्योंकि 16 नंबर में खाली यही थोड़ी पूछेगा, उसकी परिभाषा पूछ सकता है, कुछ और पूछेगा, और तीसरी ये भी चीज़ पूछेगा। तो ये देखा हमने समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ। अब एक और देखते हैं इसी को, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। सिद्धांत आए या फिर प्रकृति आए, दोनों का मतलब एक जैसा होता है, लेकिन ज़्यादातर ये हमेशा ही सिद्धांत ही पूछता है, ठीक है। कि समावेशी शिक्षा जो है, इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, उसके सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो कभी प्रकृति पूछ ले, माना कि यार प्रकृति आ जाए, तो वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, सिद्धांत को ही प्रकृति बना देना और सिद्धांत सिद्धांत के पीछे हटा देना वर्ड। भेदभाव रहित शिक्षा है, अस्वीकार न करने का, तो ये सिद्धांत वर्ड हटा के वो प्रकृति लिख दो। हालांकि सिद्धांत इसने पूछे हैं, देखते हैं। समावेशी शिक्षा के अनेक सिद्धांत तो कौन कौन से हैं? सबसे हैं भेदभाव रहित शिक्षा का सिद्धांत है। दूसरा है अस्वीकार ना करने का सिद्धांत। तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। चौथा है माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करने का सिद्धांत। पांचवा है विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा प्रदान करने का सिद्धांत। छठा है माता पिता की रुचि का सिद्धांत। और सातवां है सौहार्दपूर्ण वातावरण का सिद्धांत। कुछ सिद्धांत हैं, तो देखते हैं क्या क्या हैं। पहला है भेदभाव रहित शिक्षा का सिद्धांत। समावेशी शिक्षा का समावेशी शिक्षा सामान्य बच्चों और विशिष्ट बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे दी जाती है, जिससे बच्चों में भेदभाव की भावना को मिटाया जा सकता है और बच्चों में सहयोग, भाईचारा, सहानुभूति जैसे बीजों एवं मूल्यों का समावेश किया जाता है। अतः समावेशी शिक्षा भेदभाव रहित शिक्षा को जन्म देती है। तो समावेशी शिक्षा क्या है?
भेदभाव रहित शिक्षा को जन्म दे रही है। और मान लिया प्रकृति पूछनी तो प्रकृति भी तो यही तो होती है। प्रकृति और सिद्धांत का मतलब क्या है? मतलब जो उसके बारे में थोड़ा बता दे, समावेशी शिक्षा के बारे में जो कुछ भी बता देता है ना, वही उसकी प्रकृति कहलाती है। जो मेरे बारे में कुछ बता दे, मान ली मैं हूँ, अब मेरे बारे में तुम कुछ बता दो कि हाँ हाँ ऐसा दिखता है, ऐसा है, गोरा सा है, हाइट बहुत लंबी नहीं है, पतला सा है, ऐसे दांत है, ऐसे हाथ है, तो जो मेरे बारे में बता दे मेरी विशेषता है वो, तो वही है जो समावेशी शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत बता दे, वो उसकी विशेषता बन जाती है और वही सिद्धांत होता है उसका। आई समझ? किसी के बारे में कुछ बताना ही उसकी विशेषता कहलाती है। तो समावेशी शिक्षा की पहली विशेषता ये है कि भेदभाव रहित शिक्षा है। भाई जब आप सभी बच्चों को एक साथ बिठाओगे तो उनके निश्चित रूप से भेदभाव कम होगा, उसमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति संवेदना जगेगी। अलग अलग चीज़ों को करोगे तो भेदभाव बढ़ेगा। और आपको एक रियलिटी जीवन की बात बताऊं, हमारे देश में ना जो आज डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो सबसे बड़ा उसका आधार है, वो है हमारे देश की घटिया शिक्षा प्रणाली। मतलब ये कि हमारे देश में जो भेदभाव की शुरुआत होती है ना बच्चों में, वो स्कूली स्तर से होनी शुरू हो जाती है। कैसे? क्योंकि आपने सबसे पहले स्कूलों को ही विभाजित कर दिया है। अमीर का बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा सरकारी में पढ़ रहा है, यहीं से भेदभाव हुआ। अमीर जो माता पिता है वो स्टेटस मानते हैं अपने आप को कि देखो मेरा बच्चा पढ़ रहा है, बड़ी सी गाड़ी आ रही है, वहाँ स्कूल बहुत अच्छे हैं, अच्छी अच्छी मैम है, शिक्षित मैम है, वहाँ एसी लगी हुई है, तो एक स्टेटस सिंबल मानते हैं। कहीं किस मतलब लोगों के सामने बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं हाँ मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, ये है। और जो गरीब आदमी सरकारी में पढ़ता है, तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है हमारे देश में। तो शिक्षा में भेदभाव जब आपने यहीं पर शुरू कर दिया तो आगे जाके भी बढ़ेगा वो। और यदि आप फिर से बच्चों को अलग अलग पढ़ाओगे तो कितना सारा भेदभाव बढ़ जाएगा। अमेरिका में ना एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं होता, पता आपको? कोई प्राइवेट स्कूल नहीं, सारी सरकारी में पढ़ते हैं। इसलिए तो हर कोई अमेरिका जाना चाहता है, क्योंकि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं और सरकार बहुत पैसा खर्च करती है स्कूलों पर। अगर किसी देश की इकोनॉमी ख़त्म करनी है तो वहाँ के स्कूलों को चौपट कर दो, ये वास्तविकता है। शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दो तो होती है। बहरहाल, तो हम क्या कर रहे थे? भेदभाव रहित शिक्षा। तो पहला ये सिद्धांत ये है, पहली प्रकृति है कि भाई भेदभाव रहित शिक्षा तो है ही। भाई सब बच्चों को साथ में पढ़ा रहे हो तो जिससे बच्चों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति भाईचारे की भावना बढ़ती है, ना कि वो अपने आप में डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं नहीं ये तो बेकार है, गलत है। सब मतलब साथ साथ खेल रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, तो भाई बच्चा उसी तरह से आगे रहता है फिर। ठीक है, तो पहली जो सिद्धांत है वो भेदभाव रहित शिक्षा का सिद्धांत है। दूसरा है अस्वीकार ना करने का सिद्धांत। अस्वीकार ना करने का सिद्धांत का मतलब है कि हमारे देश में ऐसा कोई समावेशी विद्यालय नहीं है जो ये मना कर दे कि नहीं नहीं मुझे तुम्हारा बच्चा अपंग है, स्कूल में नहीं एडमिशन करवाना, ये नहीं कराना। बिल्कुल नहीं। अगर कोई ऐसा विद्यालय है, मान लें गाँव का ही हमारा विद्यालय है इसरा खेत का, और कोई बच्चा अपंग है और स्कूल आया, कोई प्रिंसिपल मना कर दे, तो हो सकता है केस हो जाए उसके ऊपर। पर उस केस करने के लिए भी माता पिता जागरूक होनी चाहिए। तो मेरा मतलब ये कि अस्वीकार नहीं कर सकता कि नहीं अब हम एडमिशन नहीं दिला रहे आपके बच्चे को, देना पड़ेगा आपको। समावेशी शिक्षा समावेशी विद्यालयों में दी जाती है जहाँ सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं और विशिष्ट बालक के प्रवेश के लिए कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है और कोई भी शिक्षा संस्थान इन बच्चों को अस्वीकार करने से स्वीकार करने से मना भी नहीं कर सकता है। तो कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है आपको कि नहीं नहीं विकलांग है, नहीं कुछ नहीं, जैसा भी बच्चा है कोई ये नहीं कह सकता स्कूल संस्थान की नहीं नहीं हम इसको एडमिशन नहीं दे रहे। समावेशी विद्यालय है तो आपको एडमिशन देना ही पड़ेगा। तो इसे कहते हैं अस्वीकार ना करने का सिद्धांत। आप मना नहीं कर सकते हैं, देना पड़ेगा आपको एडमिशन। अगला है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता दो प्रकार की होती है। मैंने एक बार पहले भी आपको पढ़ाया था कि दो व्यक्ति अलग अलग भी हो सकते हैं। भाई तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, ये भी तो व्यक्तिगत भिन्नता है। और मेरे भीतर भी तो बहुत सारी भिन्नताएं हैं। भाई हो सकता है मुझे गणित ठीक ना लगती हो तो विज्ञान ठीक लगता हो, मतलब हर एक चीज़ थोड़ी है। हो सकता है मुझे गाना अच्छा लगता हो तो खेल अच्छा ना लगता हो, तो मेरी अपनी ही भिन्नता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता दो प्रकार की होती है, दो व्यक्तियों में आपसी भिन्नता यानी दो व्यक्ति अलग अलग हैं, और व्यक्ति की स्वयं की भिन्नता। इस प्रकार समावेशी विद्यालयों में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, किंतु व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा भी दी जाती है। तो क्या कह रहे हैं कि आपको जो व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ही ये है कि जो अलग अलग व्यक्ति हैं तो आप उनको भी ध्यान देते हो। एक लूला लंगड़ा व्यक्ति है और एक सामान्य व्यक्ति है तो आप उन व्यक्तियों में भी ध्यान दे रहे हो कि भाई इसको कैसे पढ़ाऊँ, इसको कैसे पढ़ाऊँ। लेकिन जो लूला लंगड़ा है उसको और पर्टिकुलर कैसे पढ़ाऊँ, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं आप। तो इसी को कहते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता। समावेशी विद्यालय में इन चीज़ों को ध्यान विशेष रूप से दिया जाता है, व्यक्तिगत रूप से देखा जाता है कि सबको पढ़ाना है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत की सब व्यक्तिगत रूप से देखा जा रहा है, ये नहीं कि नहीं देख नहीं रहे या कुछ, तो ये हमने देखा। अगला
माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करने का सिद्धांत। समावेशी शिक्षा के लिए माता पिता का सहयोग होना अति आवश्यक होता है। यदि माता पिता सहयोग देंगे तभी विशिष्ट छात्रों को उचित प्रकार से समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है कि माता पिता का सहयोग होना बहुत अधिक है। यदि माता पिता सहयोग ही नहीं करेंगे, बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे, प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो बच्चे स्कूल भी नहीं जाना चाहेगा। सबसे पहली बात तो स्कूल घर से ही करेगा ना, माता पिता उसको प्रमोट करेगा, कहानी सुनाएगा, जाना है, ये करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि भले ही स्कूल वाला कुछ भी कर दे, लेकिन जब तुम घर से ही नहीं भेजोगे स्कूल को उसको, तो फिर स्कूल वाले क्या एक सर्व कर लिया अपना, है ना। तो माता पिता का बहुत अधिक योगदान होता है। यदि माता पिता नहीं भेजना चाहेंगे तो भाई आप समावेशी भले ही 36 विद्यालय बना लो, वो भेजना नहीं चाहते तो फिर क्या ही करोगे आप। तो माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करने का सिद्धांत की सहयोग करना चाहिए। अगला है विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा प्रदान करने का सिद्धांत। समावेशी विद्यालयों में अनेक कार्यक्रमों गतिविधियों का समय समय पर आयोजन किया जाता है ताकि विशिष्ट बालकों को इससे प्रेरित किया जा सके और उनमें आत्मबल में वृद्धि हो सके। तो ये बहुत अच्छा है कि हम विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं समय समय पर। उन कार्यक्रमों में जो इस प्रकार के दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनकी कोई गाथा, कहानी, कोई इस प्रकार का नाटक आदि किया जाता है ताकि उन बच्चों को प्रेरणा मिले और बाकी बच्चे भी वहाँ आने के लिए प्रेरित हों कि हाँ हाँ यार अच्छा विद्यालय है, ये है। तो विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा हम प्रदान करते हैं। तो विशिष्ट बालक, ये हमने ये पॉइंट भी देखा। अगला है माता पिता की रुचि का सिद्धांत। सभी बच्चों की माता पिता को विद्यालय में सर्वे करने का अधिकार होता है। यदि माता पिता शिक्षा संस्थान की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है तो वे अपने बच्चों को उस शिक्षण संस्थान से निकालकर किसी अन्य में भी डाल सकते हैं। तो इसे कहते हैं माता पिता की रुचि का सिद्धांत। माता पिता की रुचि का सिद्धांत का ही तात्पर्य केवल इतना ही है कि भाई माता पिता जब चाहे स्कूल में आ सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ की कैसा है, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसकी जो अनुसार है शिक्षा हो रही नहीं हो रही। और यदि उन्हें लगता है कि ठीक नहीं है यार, तो अपने बच्चे को वहाँ से निकाल कर किसी अन्य संस्थान में भेज सकते हैं। इसे कहते हैं माता पिता की रुचि का सिद्धांत। मतलब आपने एक बार बच्चे को स्कूल में डाल दिया तो इसका मतलब थोड़ी है कि जेल में डाल दिया है, नहीं। बार बार आप आते रहो, देखते रहो, उसका सर्वे करते रहो, पूछते रहो, चीज़ों को देखो, ठीक नहीं लगती है तो फिर बच्चे को निकाल भी सकते हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण का सिद्धांत। समावेशी विद्यालयों में सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको कोई परेशान ना करें, चिढ़ाएं नहीं, इन सभी बातों का शिक्षक को ध्यान देना होता है। उसे हमेशा प्रयास करना चाहिए कि कक्षा कक्ष का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहे। तो इसे ही कहते हैं सौहार्दपूर्ण वातावरण का सिद्धांत, कि कक्षा कक्ष में ध्यान रखे एक शिक्षक। कई बार ऐसा नहीं होता, जो कमज़ोर बच्चा होता है, दिव्यांग होता है, तो बाकी चिढ़ाते रहते हैं, माने कोई टकला है तो ये टकला 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 बोलता रहेगा उसको। तो क्या है, शिक्षक को ये बात ध्यान देनी है कि कोई चिढ़ा ना रहा हो, उपास ना उड़ा रहा हो, हंसी ना उड़ा रहा हो। तो तभी तो क्लास में सौहार्दपूर्ण वो बनेगा, वातावरण बनेगा, अच्छा बनेगा। तो जब अच्छा बनेगा तभी बच्चा स्कूल आना प्रयास करेगा। कोई दिव्यांग बच्चा है, मान लिया पूरी क्लास ही उसको परेशान कर रही है, तो आएगा स्कूल? हो नहीं आएगा तो क्या करोगे आप समावेशी शिक्षा का सिद्धांत करके? कुछ नहीं। आपको क्लास का वातावरण भी ऐसा निर्मित करना पड़ेगा ताकि स्कूल आए बच्चा, है ना। तो ये भी था, सिद्धांत थे। तो मैंने क्या कहा, सिद्धांत आए तो वही सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत, और प्रकृति आए तो प्रकृति 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 लिख देनी है। वैसे प्रकृति कभी पूछा नहीं आता किसने, सिद्धांत ही पूछे हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत या प्रकृति सिद्धांत ही लिखने हैं। भेदभाव रहित शिक्षा का सिद्धांत, कि समावेशी शिक्षा भेदभाव रहित शिक्षा है। क्यों है? क्योंकि हम सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, जिससे स्कूल से ही बच्चों में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, मित्रता की भावना, सहानुभूति की भावना इस प्रकार जन्म लेती है, जिससे भेदभाव खत्म हो जाता है। दूसरा, अस्वीकार ना करने का सिद्धांत, कि कोई भी ऐसा विद्यालय है वो किसी दिव्यांग बच्चे को मना नहीं कर सकता एडमिशन देने से, या ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं प्रमाण पत्र बना के लाओ, कुछ भी लाओ, आपको एडमिशन देना पड़ेगा। तो अस्वीकार ना करने का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कि भाई जो भी बच्चे आपके सामान्य बच्चे हैं, विशिष्ट बच्चे हैं, सब पे ध्यान देना आपको। ये नहीं कि आप केवल सामान्य बच्चे को देख रहे हो, विशिष्ट बच्चे को नहीं देख रहे हो। उनकी जो भिन्नताएं हैं आप उनको देखो, सबको ध्यान दो। माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करने का सिद्धांत, कि जो माता पिता है उनको सहयोग करना चाहिए। बिना माता पिता के सहयोग से आप समावेशी शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते। माता पिता ही बच्चों को मोटिवेट नहीं करेगा, स्कूल नहीं भेजेगा, तो क्या ही कर लोगे आप समावेशी विद्यालयों का निर्माण करके। तो माता पिता का बहुत अहम रोल है, ये भी सिद्धांत है। विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा प्रदान करने के सिद्धांत, कि स्कूल कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन करे जहाँ पर इस प्रकार के दिव्यांग बच्चों को प्रेरणा मिले और भी लोग समाज से उसे जुड़े ताकि वो स्कूल आने के लिए प्रेरित हो। माता पिता की रुचि का सिद्धांत, कि माता पिता सर्वे करें, स्कूलों में जाएं, यदि उनके बच्चे के लिए ठीक से सुविधाएं नहीं है तो भाई वहाँ से अपने बच्चे को निकाल कर अन्य विद्यालय में भी भेज सकते हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण का सिद्धांत, कि कक्षा कक्ष में जो शिक्षक है उसको ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको कोई चिढ़ा ना रहा हो, परेशान ना कर रहा हो, हंस ना रहा हो, उपास ना उड़ा रहा हो।
तब इस प्रकार के सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा तो बच्चे स्कूल आएंगे, अन्यथा वो नहीं आएंगे। तो ये था समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। आई समझ। इससे पहले क्या पढ़ा था? समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाएं। तो भौतिक बाधा, समाज की रूढ़िवादिता, स्वास्थ्य संबंधी बाधा, अभिभावकों का दिव्यांगों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, पाठ्यक्रम संबंधी बाधा, शिक्षक संबंधी बाधा, गरीबी है, अशिक्षा है। तो ये पॉइंट आपने समझे, तो मुझे उम्मीद है आपने समझ लिया है। समावेशी शिक्षा पर देखो मैंने 3-4 सवाल दे दिए आपको। सबसे पहले इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कहा ना समावेशी शिक्षा पर 2 लेक्चर आ रहे। तो पहले वाले लेक्चर में आपने समावेशी शिक्षा क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, तो मैंने पूरा पढ़ा दिया कि समावेशी शिक्षा क्या है। फिर हमारे समावेशी शिक्षा की प्रतिमान देखे, याद आ रहे ना, समूह शिक्षण प्रतिमान है, चक्र प्रतिमान है, पता नहीं 5 प्रतिमान मैंने आपको बता दिए थे, सारे याद करने हैं। फिर इस लेक्चर में मैंने समावेशी शिक्षा के सामने आने वाली बाधाएं, चुनौतियां क्या हैं और समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं। तो क्योंकि भाई किताब का ही नाम है आपका समावेशी शिक्षा का सृजन, तो उसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा ना समावेशी, इसलिए मैंने ज़्यादा पढ़ा है समावेशी शिक्षा। तो ये भी हमारा समावेशी शिक्षा पर भी ये ख़त्म हो गया। तो यूनिट 1 से संबंधित ही मैंने सवाल पढ़ाए। इससे पहले मैंने आपको बाध्यता, जो दृष्टि बाध्यता, उससे संबंधित पढ़ाया था, और ये मैंने समावेशी शिक्षा पर आपको पढ़ा दिया है। एक आध और सवाल होगा तो मैं आपको और बताऊंगा, क्योंकि आसान ही टॉपिक है, इतना कठिन भी नहीं है। एक बार समझ जाएंगे भाई, समावेशी दिमाग में आने चाहिए ना। समावेश का मतलब सबको इकट्ठा लेके चलना, विकलांग बच्चों को भी, सामान्य बच्चों को भी, जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं समावेशी विद्यालय कहलाता है। उसके मार्ग में चुनौती क्या है, आवश्यकता क्या है, तो भाई वही पॉइंट इधर उधर चेप देने हैं। भेदभाव नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास को बढ़ाना है, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, और वही, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, तो ये भी आपने कर लिया है। इसके नोट्स मैं भेजता हूँ आपको, ठीक है, तो इसको प्रिंट आउट करवा लेना। दोनों के अलग अलग भेजूंगा, जो मतलब इससे पहले मैंने समावेशी ये वाला जो पढ़ाया था ना, आवश्यकता, इसके अलग भेजूंगा, और जो अभी वाला पढ़ाया है इसको अलग भेजूंगा। चलो ठीक है, पढ़ो।